आज तक तलवार की नीति अपनाया गैरिबाल्डी ने, कूटनीति अपनाया। कूटनीति जानते हो क्या होता है? कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया कूटनीति क्या होता है। कूटनीति का मतलब हुआ दुनिया के अलग अलग देशों से मदद लेकर अपने देश का एकीकरण करना, अपने घर की बात दूसरे देशों तक पहुंचाना। ये कूटनीतिक हो गया, कूटनीति का मामला हो गया। ये अलग अलग देशों से कहा कि तुम प्रेशर बनाओ इटली का एकीकरण करने के लिए। सबसे कठोर नीति ये बिस्मार्क ने अपनाया। बिस्मार्क का नाम था ऑटोवियन बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। बिस्मार्क 1864 में जर्मनी को एकत्रित करने के लिए डेनमार्क पर्शिया लड़ाई किया, डेनमार्क से लड़ाई किया और डेनमार्क से लड़ाई करके डेनमार्क को युद्ध में हरा दिया। जानते हो किसकी मदद से लड़ाई किया? ऑस्ट्रिया और फ्रांस की मदद से लड़ाई किया। देखो, पहले तो दोस्त बनाया, फिर गद्दारी किया और अपने क्षेत्र को एकत्रित किया। बिस्मार्क का ये कहानी था। बिस्मार्क पहले ऑस्ट्रिया और फ्रांस को दोस्त बनाया, इन दोनों से दोस्ती किया और इन दोनों की मदद लेकर डेनमार्क को युद्ध में हरा दिया। जब युद्ध में हरा दिया 1864 में, और जो जर्मनी का जो क्षेत्र डेनमार्क के अंतर्गत था उस क्षेत्र को बिस्मार्क ने अपने कब्जे में ले लिया। अब जो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था क्षेत्र, वो 1866 में फ्रांस की मदद से सेडोन की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया और लास्ट में फ्रांस को हराकर 1877 ईस्वी में पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया। याद रखना, पूरा जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था और जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया, एक कठोर नीति को अपनाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। हमको नहीं लगता कि इसमें और कोई दिक्कत आप लोगों को होना चाहिए। देखिए, जब राष्ट्रवादी भावना का उदय हुआ तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ये याद रखिएगा। हंगरी में भी लोकतांत्रिक या राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। ये छोटी छोटी चीज याद रखिएगा। पोलैंड पर रूस का शासन था, पोलैंड में भी विद्रोह होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप 1830 में पोलैंड में भी विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब छोटे छोटे देशों पर इसका असर पड़ा। जैसे बोहेमिया में भी सेम कहानी हुआ। तो ये याद रखिएगा कि जो इटली और जर्मनी है ना, इटली और जर्मनी की वजह से दुनिया के विभिन्न प्रकार के देश एकत्रित हो गए। यूनान, सबसे बड़ा आंदोलन यूनान में हुआ था। यूनान के बारे में सुनोगे तो यूनान में आंदोलन के टाइम जो है एक विद्रोह शुरू करने के लिए वहां का एक शासक था अलेक्जेंडर चिप्सलांटी। अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में 1821 में आंदोलन शुरू हुआ और 1826 में एक समझौता हुआ ब्रिटेन के साथ, जिसको ग्रेट ब्रिटेन समझौता कहते हैं। 27 में फिर सम्मेलन हुआ और फिर क्या हुआ, 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। तो 21, 26, 27, 32 ये याद रखना यूनान के लिए। यूनान में पूछ सकता तुम्हारे बात तुमसे कि यूनान में स्वतंत्रता कैसे हुआ, यूनान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कैसे हुआ, तो सिंपल कह देना, यूनान में स्वतंत्रता इटली और जर्मनी के प्रभावों को देखते हुए यूनान में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई। और रिजल्ट ये हुआ कि 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। 1821 में समझौता हुआ ग्रेट ब्रिटेन और 1827 में भी इंग्लैंड फ्रांस के साथ समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप 1832 में पूरे यूनान को आजाद कर दिया गया। ये याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूनान आपके लिए बहुत जरूरी है। यूनान आपको याद रखना ही पड़ेगा, यूनान के बिना काम नहीं चल रहा है। तो देखो, इटली जर्मनी के एकीकरण होने की वजह से पोलैंड भी जग गया, बोहेमिया भी जग गया, हंगरी भी जग गया और यूनान भी जग गया। ये छोटे छोटे राज्यों में एकीकरण की भावनाएं दौड़ गई। जरा छोटी छोटी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। सवाल कह रहा, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? किस में आ जाएगा? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना सम्मेलन द्वारा? बुर्बोन वंश। जब 1830 में जुलाई 1830 में क्रांति हुई तो उसके बाद फ्रांस में वहां का जो शासक हुआ, जिस वंश का शासक हुआ वो बुर्बो था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बोलो, स्वावलंबी। किसे था? ठीक, याद रखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन नहीं था? कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था।
कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर चुना था? ये सब याद रखिएगा। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? क्या बता दिए। जर्मन राइन राज्य संघ किसने निर्माण किया? नेपोलियन। जालवेरिन एक संस्था है किसकी? व्यापारियों की। किसकी संस्था है? रक्त एवं लॉ की नीति किसने अपनाया? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत? यूनान। किसका है? यूनान। याद रखिएगा। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। किसके साथ हुई? अच्छा एक बात बताओ, सवाल कह रहा कि कौन सी लड़ाई में एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी महाशक्ति का उदय हुआ? सेडोन। यही लड़ाई था सेडोन, जिस लड़ाई में एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरी महाशक्ति का उदय हुआ था। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, सेडोवा की लड़ाई किसके बीच में हुआ? ऑस्ट्रिया और स्पार्टा। ऑस्ट्रिया और स्पार्टा। देखो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, अपोजिट होगा, इसको ध्यान देना। ये इस तरह से देखो, ये सेडोवा होगा, ठीक है ना, अपोजिट हो गया। ये सेडोवा है ना, और ये क्या हो जाएगा? सेडोन। देखो एक चीज और ध्यान दो, सेडोन। और इसी लड़ाई में क्या हुआ? इसी लड़ाई में ये हुआ कि फ्रांस एक महाशक्ति था, उसका पतन हुआ और जर्मनी दूसरे महाशक्ति का उदय हुआ। बात समझ में आ रहा? तो ये याद रखिएगा। चलिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में किसका युग अंत कर दिया? मेटरनिक। कब से कब तक मेटरनिक युग रहा? 1815 से लेकर 1848। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक ने कब से कब तक विकास किया? 1809 से लेकर 1815 तक। हम सब क्वेश्चन पूछेंगे। वेटिकन सिटी, जहाँ क्या रहते थे? पोप रहते थे। पोप किसको बोलते हैं? ईसाई के धर्मगुरु को, है ना। पोप रहते थे, वो इटली के शासक से बचा रहा। ठीक। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बाइबेरिया के शासक किसको वहां का राजा बनाया गया? ऑटो। किसको? ऑटो। ऑटोमन एम्पायर का स्थापना हुआ। और एक चीज याद रखना, ये ऑटो को बनाया गया। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, यूनान स्वतंत्र कब हुआ? 1832। कब हुआ? 1800। वहां यूनान में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1821। कब स्टार्ट हुआ? 1821। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। बुडा। अच्छा, मेजनी क्या था बताओ? मेजनी क्या था बताओ? एक दार्शनिक था, ठीक। हिगेल क्या था? हिगेल एक तरह का राजनीतिज्ञ था, ठीक। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल कहाँ का था? इटली का था। तो ये ठीक कर सकते हैं आप लोग। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1871। 1871। यूनान की स्वतंत्रता कब? 1832। 1832। पोलैंड में आंदोलन कब? 1800। पोलैंड में, अच्छा पोलैंड में जो आंदोलन 1863। अरे हंगरियन राष्ट्रवादी नेता यूनान में था, ठीक है। अच्छा राष्ट्रवाद क्या बताओ? राष्ट्रवाद देश में एकता की भावना लाना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। देश में एकता की भावना लाना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। मेजनी कौन था? मेजनी इटली का एक दार्शनिक था, योग्य सेनापति था, राजनीतिज्ञ था, और क्या था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। क्लियर है? जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? कितने कितने खंड में बटा हुआ था? 300। कितने खंड में? 300 छोटे बड़े खंडों में जर्मनी क्या था? बटा हुआ था। बात समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अब पढ़े अभी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था। मेटरनिक युग क्या है? 1815 से लेकर 1848 तक के काल को क्या बोलते हैं? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण बोलो। नंबर 1, लुई फिलिप की विदेश नीति अच्छी। नंबर 2,